चलो बातें नहीं बच्चों, क्लास क्लास में काफी चीजें हो गई थी, ये आखिरी पार्ट है ना। अगर नहीं समझ में आए तो भी छोड़ देना है ना, पर स्कूल एग्जाम के लिए पढ़ लेना इसको, ठीक है। स्कूल एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। अरे यार कुछ एग्जाम के लिए कुछ पोर्शन हटा है क्या फिजिक्स में? थर्मोडायनेमिक्स हटा दिए, और किसी का? केमिस्ट्री में तो सीबीएसई से हटा हुआ है ना, दो ही चैप्टर बचा हुआ है। लेकिन अरे, लेकिन तुम लोग सारा पढ़ना, केमिस्ट्री से दो पढ़ाइए और उसके बाद बचा हुआ पढ़ाइए, नहीं तो तुम्हारा वो रह जाएगा। अरे आगे जाके जेई नीट तो दोगे ना भैया, तो टीचर होते हैं। चलो वैसे थोड़ा, यहां देखो लिखा हुआ है सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम इन सेम डायरेक्शन हैविंग अ सेम फ्रीक्वेंसी, थोड़ा वैसे ही समझते हैं। अच्छा, हम लोगों ने फिजिक्स में ना ऐड करने के दो तरीके पढ़े थे, स्केलर और वेक्टर, ठीक है। अब ना एक होता है बच्चों फेजर मेथड, ठीक है, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसका लक्षण तो वेक्टर वाला पर वो वेक्टर नहीं है, पर अपन उसको डील कैसे करेंगे? जैसे वेक्टर को ऐड करते हैं वैसे ही उसको ऐड किया जाता है। और ये जो तरीका सीखेंगे ये कहाँ कहाँ काम आएगा, अगला वेव पढ़ेंगे तो काम आएगा, 12वीं में जब एसी चैप्टर पढ़ेंगे तो काम आएगा, वेव ऑप्टिक्स में थोड़ा सा काम आएगा, ठीक है। तो एक बार तो सर मतलब तुम्हारे मन में आ जानी चाहिए कि फेजर मेथड मतलब है क्या। तो सर आप दो चीजों को आप जोड़ने वाले हो बाय यूजिंग फेजर मेथड। फेजर में क्या, जैसे वेक्टर का एडिशन चलता था, याद है क्या? अरे ट्राइंगल लॉ वाला यार, रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos का, याद आ रहा है ना? सेम प्रोसेस फॉलो होगा। सर क्या बिना फेजर मेथड के सवाल सॉल्व हो सकते हैं? तो हाँ हो सकते हैं, जिसकी गणित बहुत अच्छी होती है। हमने तुमसे कह दिया जरा ऐड करके बताओ तो, साइन ए प्लस, सॉरी 5 sin a प्लस 10 sin ए प्लस बी, करो सॉल्व। सिंप्लीफाई कर पाओगे यार? अरे अच्छी खासी गणित चाहिए ना यार। अरे पैटर्न कुछ बने, ए साइन थीटा प्लस बी तब ना बनेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ऐसे गंदे वाले कैलकुलेशन से बचने के लिए हमेशा फेजर मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो चर्चा कुछ इस पे है कि हाँ सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम में बच्चों क्या होता है। जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि यार यहाँ पे ना ऐसे सीलिंग से ना एक पेंडुलम को ऐसे लटका दिया, पेंडुलम समझ में आता है? नहीं, हाँ अब जिंदा वाला फील रहा है। तो एक पेंडुलम को ऐसे लटका दिया और एक वैसे टच कर दिया तो क्या होगा? इतना समझ में आता है ना सर, ऐसे ऐसे करेगा और क्या होगा? तो उसका क्या इक्वेशन लिखा जा सकता है? नहीं। क्या लिखोगे इक्वेशन? अबे इक्वेशन क्या लिखोगे ऐसे चलेगा भाई? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा, ऐसा पढ़े हैं? मैं छोड़ दूंगा तो बोलूंगा हो गया खत्म। तो जैसे मान लो मैंने कहा यार ये कोई बच्चा मेन पोजीशन है और इस मेन पोजीशन पे कोई एक एम मास पड़ा हुआ था, ठीक है क्या? और एम मास पे हमने कोई फोर्स लगाया होगा, हमारे फोर्स लगाने की वजह से क्या ये एसएचएम करेगा कुछ ऐसे। तो उसके लिए मान लो मैं कोई एक जनरल इक्वेशन लिखूंगा किसी पॉइंट पे, मान लो ये x1 पर है, तो कैसे लिखोगे बोलो? x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, ठीक है, कैसा लिखूंगा? अब मान लो पहले मैंने अपने लेफ्ट हैंड से मारा था, अब मैं अपने राइट हैंड से मार रहा हूं, तो दोनों में हो सकता है ना शक्तियों का डिफरेंस? नहीं। या तो अपना गाल रख सकते हो और बता सकते हो फिर उसके बाद कि किसमें ज्यादा लगा। तो लेफ्ट और मतलब फोर्स डिफरेंस रहेगा, अगर फोर्स डिफरेंट रहेगा तो जाहिर सी बात है, जरा देखना, थोड़ा समझने की कोशिश करना कि चक्कर क्या चल रहा है। ये रहा बच्चा मेन पोजीशन, यहाँ पे कोई एक मास ने बैठा, वही मास है जो पहले यहाँ पे अपन ने लटका रखा था। पहले लेफ्ट से मारा, अब राइट से मारा, या फिर हो सकता है मैं लेफ्ट से इसी ऐसे ही मार रहा हूं, अभी दूसरा हाथ चेंज, मतलब फोर्स डिफरेंट, मतलब डिफरेंट फोर्स रखा है, ठीक है। तो डिफरेंट फोर्स के लिए मान लो इस बार ये कहीं x2 पोजीशन पर है,
तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ एसएचएम अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा t प्लस फाइव, ऐसे लिख सकते क्या? पक्का तय है ना? अच्छा, तो ये मान लो मैंने किसी F1 फोर्स के लिए इक्वेशन बनाया, F2 के लिए इक्वेशन बना दिया। अब हम कह रहे हैं कि साइमल्टेनियसली दोनों फोर्स एक साथ लगाएंगे तो क्या होगा? कुछ तो कुछ होगा ही ना, नहीं समझे? पहले ऐसे था कि साथ से ऐसे मारा, ठीक, दूसरी बार फिर अभी डायरेक्शन यही रखा, ऐसे ही मारा। अब मैं कह रहा हूं कि साइमल्टेनियसली दोनों हाथ से ऐसे एक ही बार में बजा दिए तो क्या होगा? फिर से कुछ होगा। तो अब जरा इस ये बताओ, ये x1 पोजीशन था ना, कहां से? मेन पोजीशन से। और इस x1 की मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते थे? एक्सट्रीम। याद आ रहा है? एक्सट्रीम, वही वही क्या होता है, समझ गए क्या? ये x2 का जो एक्सट्रीम वैल्यू वो क्या है? तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इस x1 का बच्चा जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है वो a1 है, ऐसा बोल सकते हैं एक्सट्रीम के लिए, और इसका मैग्नीट्यूड बच्चा a2। कुछ समझे क्या? यहाँ तक तो ठीक है ना, सरस कहानी। अब मैं कह रहा हूं कि यार अगर साइमल्टेनियसली दोनों फोर्सेस अगर अपन एक साथ लगाएंगे तो अब जो इसके, अब जो ये एसएचएम करेगा उस एसएचएम का इक्वेशन मुझे निकालना है, उस एसएचएम का एम्पलीट्यूड क्या होगा वो निकालना है, ठीक है क्या? अब एक बात ध्यान रखना कि ऐसा जरूरी कदाचित भी नहीं है कि जैसे मान लो मैंने पहला फोर्स लगाया तो वो पार्टिकल एसएचएम कर रहा था, दूसरी बार उसी पार्टिकल पे अब वो फोर्स, ऐसा जरूरी नहीं है मैं ऐसे ही लगाऊं, मैं ऐसे भी लगा सकता हूं, मैं ऐसे भी मेरी मर्जी, किसी भी डायरेक्शन में यार, एक्स में, वाई में, जेड में, कैसे भी लगाऊं। तो मैंने कहा यार जब मैं एक्स में कोई F1 फोर्स लगाया तो पार्टिकल ने एसएचएम करा और उसका इक्वेशन सर आपने ऐसा लिख दिया। मैंने कहा मैंने फिर वाई में कुछ फोर्स लगाया तो कुछ ऐसा इक्वेशन लिख दिया। दो ही फोर्स नहीं, 10-10 फोर्स भी लगाया जा सकता है, 15 फोर्स लगा दो, 20 फोर्स लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन खास बात क्या है यहाँ पे कि सर हर एक इंडिविजुअल फोर्स लगाने पे वो पार्टिकल मान लो एसएचएम करता था, लेकिन अब सबको जब एक साथ लगाया तो अब जो पार्टिकल जो भी एसएचएम, मतलब वो एसएचएम करेगा या नहीं करेगा, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो एसएचएम करेगा ही करेगा या फिर एसएचएम नहीं करेगा, नहीं समझ? जब एक ही फोर्स लगा रहे थे तो एसएचएम कर रहा था, फिर दूसरा फोर्स लगाए तो भी एसएचएम कर रहा है, तीसरा लग रहा है तो भी एसएचएम कर रहा है, लेकिन जब तीनों फोर्स एक साथ लगाए तो एसएचएम 100% करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। आप समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक। तो हमारा मोटो क्या है, मतलब तुम्हारे मन में ख्याल क्या आना चाहिए? वो ये आना चाहिए कि सर साइमल्टेनियस, जैसे सवाल में बोलेगा ना भाई दो तो मतलब दो तो एसएचएम हो रहा है, दो तो एसएचएम, मतलब इक्वेशंस, मतलब लाइक दो फोर्सेस लगे या तीन फोर्सेस लगे और तीनों साइमल्टेनियसली लगे, तो अब जो एसएचएम अगर हुआ होगा तो उस एसएचएम का इक्वेशन क्या होगा, पहला वो निकालना पड़ता है, और दूसरा निकालना पड़ेगा भाई साहब उसका एम्पलीट्यूड क्या, एम्पलीट्यूड क्या, एम्पलीट्यूड, हाँ। तो नया जो अब उसका मोशन रहेगा, न्यू वाला मोशन, मतलब दोनों को अगर हम लोग साइमल्टेनियसली अगर करें तो अब जो बच्चा मोशन होगा उसका लक्षण कैसा होगा, लक्षण समझ गए ना, अब कैसा दिखेगा, तो उसका लक्षण का अब एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा, उस लक्षण का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, समझ गए क्या? तो अब देखो हम इसको कैसे निकालते हैं, तुम्हें समझ में क्या करने जा रहे हैं, थोड़ी गणित आ गई। आयुष तैयार हो? पहले बताओ तैयार हो तब तो आगे करेंगे। अरे गजब, क्या गेम कस रहा है मेरे साथ, तू ईगो गेम खेल रहा, टांग देंगे अभी उल्टा, टांग दे, अब आ ही जाओ तुम मेरे। गेम कस रहा है, ओवर स्मार्ट वाला दूंगे भी, अच्छा देखो, हाँ इधर आ जाओ, सुनो। तो मैंने ऐसा लिखा, अब देखो इन दोनों को जो रिजल्टेड बना कौन रहा है, x1 है, x2 है, अभी हमने मान लो x में ही है एक ही डायरेक्शन में, तो जब अब जो रिजल्टेंट बनेगा ना बच्चा, रिजल्टेंट मतलब इक्वेशन जो बनेगा, वैसे जब होगा नहीं होगा बात की चर्चा उसके बारे में देख लेंगे। तो अभी मैं कह रहा हूं जो रिजल्टेंट मोशन का इक्वेशन, रिजल्टेंट मोशन का जो इक्वेशन बनाएंगे वो हम लोग ऐसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, ठीक है क्या? ये x1 भी SHM कर रहा है
ये x2 भी SHM कर रहा है, पर इसको मिला के मे बी SHM करे या फिर ना भी करेगा। यहां तक ठीक है क्या? पर इनको जब बच्चों ऐड करना होता है ना, तो ये नॉर्मल तरीके से नहीं ऐड करता, हम इसको कैसे करते हैं? फेजर मेथड से ऐड करते हैं। ठीक है क्या? सर ये फेजर मेथड क्या है? फेजर मेथड नॉर्मली आप इसको ऐसे समझो, सर हमें अब क्या करना है? वेक्टर एडिशन। क्या थोड़ा थोड़ा कहानी क्लियर हो चुका है? ठीक है, हाँ जी। देखो थोड़ी और बातें करते हैं। तो तुम ना इसको ऐसे डील करो, जैसे मान लो ये था बच्चा ऐसे मीन पोजीशन, ये है मीन। अच्छा मीन समझ में आ गया ना सबको? नेट फोर्स 0 लग रहा है, क्या वो हमेशा ओरिजिन ही रहेगा, 0 पे ही रहेगा? सर जरूरी है क्या? जहां पे नेट फोर्स 0 होता है वो मीन पोजीशन होता है। ठीक है, हमने सवाल भी किए थे इस पे। तो अब जरा देखो, मैंने कहा मान लो यार मैं कोई फोर्स लगा रहा था, तो ये m मास का पार्टिकल यहां पे ऐसे चल कर रहा था, ठीक है, ऐसा इस वाले पे एक्स एक्सिस पे, और उसी पार्टिकल पे अगर मैं फोर्स लगाता हूं वाई एक्सिस पे, तो वो पार्टिकल वाई पे ऐसे चल कर रहा है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? ऐसे करे तो ऐसे ऐसे चम कर रहा था, और अगर इस तरफ फोर्स लगा रहा है तो मान लो ऐसे ऐसे चम कर रहा है, और दोनों एक साथ लगाएंगे तो किस पे करेगा? ये ऐसा लग रहा नहीं है कि हाँ सर इस पे होना चाहिए? नहीं होगा। कोई अगर इस पे झूल रहा है, सिर्फ इधर फोर्स लगा रहे तो, कोई इस पे झूल रहा है अगर इधर फोर्स, कुछ और मत समझ लेना है ना। दे दे तो, और लेकिन अगर यही फोर्स साइमल्टेनियसली दोनों तरफ से लगे तो रिजल्टेंट कैसे जाएगा बीचों बीच ऐसा? अरे वो हवा, पानी, रिवर बोट प्रॉब्लम बहुत सारा सॉल्व किए थे हम लोग, याद आ गया? तो अब तो इसको जरा देखना, इसका वाले के लिए x ले लिया, इसके वाले के लिए y ले लिया। तो अब दोनों को जब साइमल्टेनियसली लगाए हैं, तो अब जो इक्वेशन बनेगा मोशन का, वो कैसे लिखना है? वेक्टर, कुछ डील कर सकते हैं तो समझ में आ रहा है? अरे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, अभी करेंगे अभी करेंगे, मतलब मैं वैसे ही हल्का फुल्का आपको बता रहा हूँ, हल्का आइडिया हो जाए। ठीक है क्या? अच्छा मान लो इसका मैग्नीट्यूड इस वाले का एम्पलीट्यूड होता A1, इसका एम्पलीट्यूड होता, इसका मतलब x का मैग्नीट्यूड कितना होता और y का मैग्नीट्यूड कितना होता, तो जो रिजल्टेंट आएगा उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट ऑफ, समझ में आ रहा है? रिजल्टेंट वाले का एम्पलीट्यूड अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, अभी अभी बस ऐसे ही देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। क्या ऐसा नहीं हो सकता बच्चा कि कोई एक पार्टिकल है, ये तीसरा ना, अरे देखो हम फोर्स लगा रहे थे तो हो सकता है वो एक्स एक्सिस पे ऐसे हम पहले कर रहा था, फिर मीन पोजीशन से कहां पे कर रहा था बच्चों, और मान लो ये वाला कौन सा ले लिया, कुछ समझ में आ रहेगा? तो जो अब तीनों एक साथ लगाए तो वेक्टर टाइप से नहीं चलेगा यार, तो रिजल्टेंट वाला जो आएगा वो बोलो एक्स आई कैप वाई जे कैप, ये सब पढ़ चुके हम लोग, जेड के कैप, याद आ रहा है क्या? तो जो रिजल्टेंट वाले भाई साहब आएंगे उनका एम्पलीट्यूड जो आएगा कैसा आएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, थोड़ा थोड़ा रफ आइडिया हो गया, इन सब पहले बहुत अच्छा डील किया था हम लोगों ने। ठीक है, और अभी काम खत्म नहीं हुआ है, तो ये बस ऐसे ही ट्रेलर था ना। अरे ठीक है, थोड़ा ज्यादा नहीं ऐड करते हैं देखो। अच्छा बोलेगी अच्छा, सब समझ रहे हैं देखो। तो थोड़ा सीखना, जैसे मान लो पहला केस लेते हैं, केस नंबर, बेटा बहुत सारे केस बन सकते हैं, एक दो केस नहीं बहुत सारे केस बन सकते हैं। अब तुम पता है क्या पकड़ो, तुम ऐसे दिमाग लगाना सर अब हमें ना वेक्टर को जोड़ना है, वेक्टर एडिशन करना है, दो फोर्स होंगे तो भी जोड़ना आता है, तीन फोर्स होंगे तो भी, चार, सॉरी फोर्स मैं बोल रहा हूँ मतलब तीन वेक्टर क्वांटिटी को, चार हो पांच हो 10 हो सबको जोड़ना जानते हैं। याद है कि मल्टीपल जब होते थे तो सबको एक्स में कर लेते थे, सबको वाई में कर लेते थे, और रिजल्टेंट के लिए अंडर रूट ऑफ एक्स वाले का स्क्वायर प्लस ऐसे चलता था। ठीक है, कोशिश करते हैं आपको समझ में आए। पहला केस ले रहा हूं बच्चा, सेम डायरेक्शन
एंड सेम फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी का बोल दें, ठीक है। इसका तात्पर्य क्या है, पेंडुलम इधर एक बार राइट हैंड से मारा फोर्स लगा, और दूसरी बार पैर से मार रहा हूं, और तीसरी बार रिजल्ट किसका देखना है, हाथ और पैर दोनों से एक साथ बज रहा है तो क्या कहानी बनेगा, ठीक है क्या। और हमने क्या बोला है, सेम डायरेक्शन कुछ फील आ गया क्या, एक ही तरफ के लिए, और सेम फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब है ओमेगा सेम रखा हमने, पर हाथ वाला शायद कम दूर तक जाए और पैर वाला ज्यादा एम्पलीट्यूड कवर करे, ये पॉसिबिलिटीज है ना। तो एम्पलीट्यूड डिफरेंट है पर ओमेगा सेम है, टाइम पीरियड सेम है, ठीक है। आयुष बात समझ में आ रही है आपको, पक्का। तो जैसे पहला हमने बनाया बच्चा x1 इज इक्वल सेम डायरेक्शन रखा इसीलिए x लेके चल रहा हूं, सेम डायरेक्शन रखा इसीलिए x एक्सिस ही लेके चल रहा हूं। तो x1 इज इक्वल टू a1 साइन, बेटा देखो ओमेगा सेम रखा है मैंने, ओमेगा इनटू t, सेम फ्रीक्वेंसी बोलो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ऐसे फ्रीक्वेंसी f होता है, पर अगर ओमेगा सेम है तो f भी सेम रहेगा, t भी। ये बात आता समझ में क्या, दो का अगर ओमेगा सेम है, या अगर मैं बोलूं फ्रीक्वेंसी सेम है दो एसएचएन का, तो ओमेगा अंडरस्टूड है कि वो सेम ही रहेगा टाइम पे। अब ठीक है, किसी का ओमेगा सेम है तो उसका टी भी सेम रहेगा, किसी का टी सेम है तो एफ भी सेम। ये अरे बोल यार, कैसे कर रहा है तुम लोग, जबरदस्ती बोल रहा है। तो दूसरा देखो, दूसरा क्या लिखा, x2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई कर देता हूं, नहीं थीटा कर देता हूं, मेरा मत। हाँ अच्छा, अपना नाम लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो फाइल ले लें, ठीक है चलो फाइल। अरे ठीक है यार, आगे देखो। तो अब इन दोनों को जोड़ना है, तो जिन्हें ऐसा एहसास होता है कि गणित उन्हीं से शुरू होती है, जिनके मन में ये भावना है कि गणित उन्हीं से शुरू होती है, तो आपको इन दोनों को सिंपली जोड़ना है, इसको और इसको जोड़ना है। और जिन्हें गणित नहीं आती है, जो हमारी कैटेगरी के हैं, वो ऐसे देखो कैसे करते हैं, टेलर मेथड। हमने क्या करा, आइयो देखो वरना निपट, बाद में चश्मा साफ कर लेना। अच्छा चल साफ कर लिया, कर ली कर, हो जाएगा तो बता देना। हो गया, धूल उड़ रहा है क्या, देखो तो यार। हाँ जी देखो, अच्छा क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि ये फाई कौन है, वाह वाह वाह, फेज डिफरेंस। अरे इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है, फाई। ये इससे प्लस फाइव है, इसका मतलब क्या, इससे फाइव आगे चल, अरे यहाँ पाई बाई 3 लिखा होता तो इससे पाई बाई 3 आगे नहीं होता, पाई बाई 4 लिखा होता तो इससे पाई बाई 4, और माइनस लिखा होता तो याद आ रहा है कि ऐसा कुछ पढ़े, ठीक है। देख इसका शक्ल ओमेगा टी, इसका शक्ल ओमेगा टी, इसके पास एक्स्ट्रा फाइव है, तो प्लस फाइव है, मतलब ये इससे प्लस फाइव आगे है, माइनस लिखा रहता तो। अब ठीक है, तो देखो फेजर मेथड, देखो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, देखो ओमेगा टी और साइन का, हाँ ये x1 x2 क्वेश्चन का नहीं, मैंने कहा कि मेन पोजीशन पे एक m मास पड़ा हुआ था, उस पे जब F1 फोर्स लगाते थे तो वैसे चम करता था, तो उसका इक्वेशन ये बना दिए। अब ठीक है क्या, फिर कोई F2 फोर्स लगाए तो उसके लिए इक्वेशन ये बना दिया, भाई SHM का यही इक्वेशन होता था। अब हमने कहा कि दोनों फोर्स एक साथ लगाए, तो अभी वो जो भी उसका मोशन होगा, उसके मोशन का इक्वेशन लिखना चाहता हूँ। अब ठीक है क्या, तो अब मुझे इन दोनों को जोड़ना है, तो गणित तो नहीं आती है, तो मेरी कैटेगरी का है ना भाई, तो हम लोग को जुगाड़ लगा के सॉल्व करेंगे। तो तुम इसको बच्चा ट्रीट करो वेक्टर की तरह, बट ये वेक्टर नहीं है, ट्रीट करो वेक्टर की तरह बट ये वेक्टर नहीं है, इसीलिए फेजर मेथड बोल रहे हैं। तो हमने कहा कि बच्चा इसको मान लो कोई ये x1 वेक्टर है नहीं, ये मत कहना सर आपने गलत पढ़ाया था कि इसको वेक्टर, हम कह रहे वेक्टर की तरह ट्रीट करना है, इसलिए मान लो ये कोई वेक्टर है, तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डंडी खींच के, और कैसे करोगे, तो मैंने कहा एक डंडी ऐसे खींच दिया मैंने, इतना समझ में आता है क्या, x1 को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं मैं, तो x1 का बेटा जो a1 है वो कौन है,
मैग्नीट्यूड किसका, x1 का। और ये जो डंडी होता है, डंडी की लंबाई वेक्टर की किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये डंडी का वैल्यू कितना होगा, क्या आता है समझ में, क्या ये किसके लिए लिख दिया, ठीक है क्या। दूसरा देखो, दूसरा वेक्टर दिख रहा है क्या, a2 sin ओमेगा t प्लस फाइव, तो दूसरा वाला इससे कितना आगे है, फाइव एंगल, तो इसका मतलब ये वाले को चुप ऐसे कितना आगे कर दिया मैंने इसको, कुछ समझे क्या। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा, मान लो वेक्टर x2, ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर नहीं है, सिर्फ हम इसको वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं आंसर निकालने के लिए, ताकि हमें गंदा सा कैलकुलेशन ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प ना लेनी पड़े। और ये आप अभी नहीं करोगे, वेव्स में इसी पे चलेगा, स्टार्टिंग में 2-3 लेक्चर इसी पे चलेंगे, सिर्फ यही चलेगा, एक ये वेव है, एक ये वेव है, दोनों सुपर इम्पोज कर, एम्पलीट्यूड निकालो, पल्ला निकालो, डेल्टा निकालो, समझ गए क्या। और इसी तरह अल्टरनेट करके चैप्टर नंबर 7 12 में, वहां पे बच्चों को समझ में नहीं आता कि पता नहीं सर अचानक से कहां ओमेगा रूट के बाई एम हो गया कहां से, क्योंकि एसी भी तो ऐसे ही चलेगा। अरे एसी भी तो ऐसे ही चल, थोड़ा बहुत सुने हो एसी डीसी ऐसे करके डायग्राम, 10वीं में था, एसी जो रहता है कंटिन्यूअसली चेंज होता है, ऐसा फोटो बनाते थे डीसी में सीधा, तो वहां पे भी यही इक्वेशन लिखाएंगे और यही सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो तैयार हो जाओ। तो अच्छा बताओ x2 का मैग्नीट्यूड कितना लिखे हो, लिख दिया क्या, ये रहा एक वेक्टर, ये रहा वेक्टर, ये दोनों एक साथ अकर कर रहा है, तो मुझे रिजल्टेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो रिजल्टेंट कैसे बनाओगे जल्दी बोलो, हैं पहले से, पहले से कौन सा लो, ट्रायंगल लो, क्या कहता था ट्रायंगल लो, अरे यहाँ तो उठाई है, रिपीट दीजिए, कुछ समझ गए क्या, अरे ये रिजल्टेंट आया कि नहीं आया, क्या ये अच्छा ये x1 का मैग्नीट्यूड था, x1 की मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड, x2 की मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड कितना a2, तो ये जो रिजल्टेंट इक्वेशन आ रहा है उसका क्या बताएगा, ये एम्पलीट्यूड, यार ये एम्पलीट्यूड, क्या हमें ये r का वैल्यू पहले से याद है, यही है ना, थीटा नहीं, आप पाई लिखा है, पाई बोलो, हमसे कहाँ लिख पाए थे। तो ये वाला बच्चा कितना जल्दी जल्दी बताते हैं इसको, ये कितना होगा, लिखू क्या फिर से, a2 sin फाई, और ये वाला बोलो a2 cos फाई, डायरेक्ट लिखूं, ऐसे करते थे ना, r का स्क्वायर इसका स्क्वायर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नामक सीढ़ियां थी, तो हाइपोटेन्यूज ये है, परपेंडिकुलर ये है, मैं लिख देता हूँ पता चला, r is equal to under root of a1 plus a2 cos, यार ये सब मत करो यार, दिल पे पत्थर रख के कर रहा हूँ, ठीक है क्या, डायरेक्ट लिखो इसके बाद में आता है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a मुंह ऐसे बना रहा है, पता नहीं कितना आता है, डायरेक्ट डू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव, ये क्या आया है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसका, अरे अब जो नया दोनों एक साथ लगे, तो अब जो मोशन हो रहा है, अब जो है जब हो रहा होगा उसका एम्पलीट्यूड आया, तुम समझ गए क्या, अब उसका इक्वेशन भी तो लिखना पड़ेगा ना, तो कैसे लिखेंगे इक्वेशन, अब देखो ध्यान से देखना, क्या तुम इसको पहचानते हो, इसको नहीं पहचानते तो हमारी कोई गलती नहीं, इसको पहचानते हो, कितना होगा, tan थीटा इज इक्वल टू a2 sin फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई, समझ गए क्या, ये पढ़ा है, मैं बहुत बहुत ज्यादा पढ़ा था इधर चीजों, आज देखो वो दिन आ गया, जैसे कि कितनी बार आ चुका है, ठीक है। तो नया इक्वेशन देखो, नया इक्वेशन ऑफ, अरे अब जो मोशन हो रहा है उसका इक्वेशन लिखने जा रहा हूं मैं, तो x इज इक्वल टू, तो बोलेगा क्या लिखो, अबे 9 का एम्पलीट्यूड बोलो, खत्म आदमी, सब निकाला नहीं, क्या लिखो, अंडर रूट ऑफ, बस बस बस, ठीक है क्या, ठीक है यार, एसएसएन का इक्वेशन है ना, तो क्या लिख दिया, ये a हो गया साइन ओमेगा टी, ओमेगा वही रहेगा, प्लस थीटा, कौन आएगा, और ये थीटा पहचानिए क्या, तो दिस इज ऑल अबाउट, खत्म, नहीं आएगा,
आ गया बेटा एसएचएम। अब जो एसएचएम होगा ना या अब जो मोशन, एसएचएम नहीं बोल रहा हूं मैं, मोशन, अब जो मोशन होगा उसका इक्वेशन कैसे बनेगा ऐसे? अरे नया वाला एम्पलीट्यूड रे जो अभी निकाला आज, अंडर रूट में वो डॉट ये वाला, ये पूरा हाँ एसएचएम का इक्वेशन बचा। अच्छा हाँ अरे यही होता है ना ए साइन ओमेगा टी। अरे पहले A1 था A2 था, अब दोनों एक साथ लगा तो नया कुछ बना होगा ना, तो नया वाला एम्पलीट्यूड बाकी साइन ओमेगा टी, और ये जो थीटा था ये नया वाला। अब ये वाला और ये वाला नहीं है, नया वाला जो बना उसका थीटा है। कुछ बताना चाहिए क्या? फिर सॉल्व कर। चल भैया पढ़ा क्या लिखा है? अब पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू, पहचानिए, टू सिंपल हार्मोनिक, टू सिंपल एक साथ दो टुकड़े, समझ गया ना बॉडी। मैं थोड़ा हिंदी में शायद अच्छा ना बोल पा रहा हूँ उस टाइम, तो अंग्रेजी में देख लो। अब पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू टू सिंपल हार्मोनिक मोशन x1 इतना, ये समझ में आएगा? अरे हर एक इंडिविजुअल वाला दिया, x1 इतना दे दिया और x2 कितना दे दिया, ठीक है। क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट कहां पे? नहीं हो पाएगा। और दूसरा क्या पूछा है? मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल। फिर क्या पूछा है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अरे दो ठो पड़ा है, तो नया वाला इक्वेशन भैया बनाओगे, उसका जो यहाँ पहले भी क्या पूछा है देखो तो, डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 0, तो इसका अपना कंट्रीब्यूशन है, इसका अपना कंट्रीब्यूशन है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा? मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम गया होगा वही होगा ना यार। तो x1 का वैल्यू बताओ तो t इज इक्वल टू 0 पे कितना आएगा? वाह रे वाह। अबे x1 t इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा? अरे साइन 0 0 हो है, पढ़े हो कभी जिंदगी में? अच्छा x2 बताओ। वाह वाह। अरे पाई बाई 3 है क्या? दोनों में फेज डिफरेंस कितने का है? पाई बाई 3 का है, t रखो 0 तो कितना आ जाएगा? a2 √3/2। कैसे लिखो? अरे साइन 60 डिग्री इज √3/2 एंड a2 into √3/2 is a2 √3/2। क्या x1 आ गया? क्या x2 ये x1 x2 आया है, सवाल किस पे दागा है? टू सिंपल हार्मोनिक, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा? अरे ये समझ, इसका एम्पलीट्यूड कितना है t इक्वल टू 0 पे, और इसका कितना आ रहा है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? 0² प्लस कितना है आंसर? आया क्या? किसका एम्पलीट्यूड आया? अरे रिजल्टेंट वाले का एम्पलीट्यूड आया, तो यही होगा ना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जब दो एक साथ पढ़ा है तो कुछ समझे क्या? दूसरे पार्ट में क्या पूछा है? हाँ मैक्सिमम, हम क्या नहीं याद है? बी। अब नया आ गया मेरे पास, अरे नया आ चुका है, नया आ चुका है, नया आ चुका है एम्पलीट्यूड, तो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू, यही होता था मैक्सिमम, तो ओमेगा तो दिया है क्या? अच्छा ओमेगा ही है, तो रहने दो फिर, टी के बगल वाला ओमेगा होता है, तो ओमेगा इंटू ए की वैल्यू निकाल चुके क्या अपन? कितना? a√3/, यार इसमें कौन सी घंटी लगा ली? दूसरे क्या पूछा है? ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, और मैक्सिमम में एक्स t इज इक्वल टू 0 पे एक्स कहां पहुंचा हुआ है? a√3/2 पे, तो क्या लिख दूं? क्या आपको ये बात या पढ़े रहे? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, तो t, ये भी नहीं आया।
नहीं खत्म। अच्छा चलो जल्दी बोलो, पढ़ो पहचानो, आंखें खोलो। A simple harmonic motion, देखो क्या लिखा, simple harmonic motion is represented by, अबे यार कितना वो साइन और कॉस दिख रहा है, एक अकेला नहीं है, तो समझ जाना ये कौन सा है। अरे गलो, ये दिखा क्या, दो से टू सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन दी, नहीं समझे, इस बार रिजल्टेंट दिया दोनों के साथ लगा के। बच्चा आपको पहचानना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी लिखा हुआ रहेगा हर बार टू हर बार टू। अच्छा दिया तेरे को एक साइन और बीच में क्या लगा रहेगा देख तो, और ये समझ गया ना, दो फोर्सेस साइमल्टेनियसली बने हैं, उससे जो नया मोशन का जो इक्वेशन है वो ये वाला लिखा हुआ है, समझ गए क्या। तो जरा इसकी शक्ल सूरत अच्छी कर लो। भाई बात ऐसा नहीं अच्छा लगता है ना, हमें तो किसकी आदत है सर, a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस 5, इसकी आदत डाल लो। जनरल यही दिखाना ना बच्चा स्टार्टिंग में, a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस 5, ऐसा रहेगा। तो चलो ऐसी शक्ल बना इसको जरा, तो 5 बोलते जाओ sin 3 pi t प्लस 5 रूट 3 cos 3 pi t, बन गया क्या। अभी भी शक्ल अच्छी नहीं लग रही है, क्यों, यहाँ क्या है और यहाँ क्या दे दिया, तो हमें क्या चाहिए, अरे साइन साइन वाला है, तब तक डायरेक्शन बोलेंगे चेप देंगे पकड़, चलो बोलो। तो y इज इक्वल टू 5 sin 3 pi t प्लस 5 रूट 3 cos को क्या लिख सकते हैं sin 3 pi t प्लस पाई बाई 2, नहीं लिख सकते ऐसा, sin 90 प्लस थीटा इज cos थीटा, ऐसा पढ़े हो क्या, 10वीं में भी था ये आयुष, था यार 10वीं में यार, आए थे ना 75%। हाँ तो कुछ सम्मान रखो उसका। अब देखो, अरे बातें नहीं, अब देखो क्या मस्त शक्ल दिख रही है, साइन और यहाँ क्या दिख गया, और देखो तो यहाँ पे दोनों को ओमेगा सेम है क्या, नहीं दिख रहा है, दोनों में फेज डिफरेंस कितने का है, पाई बाई 2 है। इस वाले ये है मान लो बच्चा x1 और ये कौन सा लिखा हुआ है x2, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो क्या मैं रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आएगा, चलिए 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 75, 75 25, अरे गजब कितना हो गया 10, आगे अरे 10 आ गया ना, मार दो ठीक, अरे यार अच्छा ठीक है, ये तो गया ना कम से कम, अरे भाई 10 10 आ गया, अब अगला आया तो यार 10, अच्छा आया कैसे, अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 5 रूट 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 5 इंटू सॉरी 25 इंटू 3, तो फिर ये हो जाएगा 25 प्लस 75, फिर लिखो 25 फिर लिखो 75 0 1 और ये रेड, फिर 100 पर लिखो 10 इंटू 10, पेयर बन के 10 बार एकदम विस्तार में आंसर। अच्छा यहाँ से दूसरा पढ़ो, बातें नहीं देखो सीखना है ना, स्कूल वाले में ऐसे वाले बड़े पूछते होते हैं। अब सब कान खोला कर लेगा स्कूल से, देखो फिर क्या पूछा है बच्चा, देख तो ऐसे ये आ गया ना, फिर क्या पूछा है, गोल्डन टाइम देने का फॉर्मूला, पाई बाई ओमेगा, ओमेगा कैसे पहचानते हैं, टी के बगल वाला ना, कौन है, 3 नहीं है 3 पाई, अरे ओमेगा पाई, तो 2 पाई बाई 3 पाई, कटा कटा कितना आ गया, ठीक है। क्या अब इसकी शक्ल देख के पहचान लोगे ये कौन है, इसको बनाना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं इसको बनाना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये इसकी शक्ल तो ठीक है, आयुष ठीक है ना इसकी शक्ल, यहाँ कौन है, और जब भी cos का sin का बेस में आएगा किसको याद करना है, मेरे दो अनमोल लखन, राम और लखन, याद है क्या, मैंने कहा था जहां मामला फंसेगा वहां यही दोनों मुंह उठा लेंगे, और अभी हमने कई जगह पढ़ा होगा तो बार बार आ रहा होगा, तो ये हमें तोड़ना आता है क्या, कौन से थे वो, cos 2 थीटा
इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस वन उधर गया तो 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। दो अनमोल रतन। 12वीं में तुम्हें इतना मजा आएगा जब तुम मैथ्स के एनसीईआरटी सॉल्व करोगे तो हर टफ क्वेश्चन के पीछे यही बैठा होगा। ठीक है, हर टफ क्वेश्चन के पीछे। मजाक नहीं करे, पूरे कैलकुलेशन में यही दिखता है। अब तो घुसा ही लो दिमाग। चलो बोलो 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 बोलो, अरे जल्दी बोलो भाई। x इज इक्वल टू 3 साइन 100t, अरे लिख दिया क्या? चलो बोलो 8, इसकी जगह लिख दे 1। अरे भाई वक्त, अच्छा 1 प्लस cos 100t बाई 2 नहीं आया। अरे 2 थीटा था बाबा, तो 2 ने इसको खा लिया, कितना आया 3 साइन 100t प्लस 4 प्लस 400। अभी भी नहीं अच्छा दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है? क्या लिख दो बोलो? 4 सॉरी 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 सॉरी, हाँ बोलो भैया 4 साइन 100t प्लस 5/2 देख सकते हैं क्या? और देख फिर से शक्ल यहाँ दिखाई दे रही है 3 साइन 100t, और हमें इन कांस्टेंट से कोई लेना देना तो भैया साइड में बैठेगा, हमें तो बस आंसर लिखना है। दस आना कैसे लिखो यार? फेस कितने का है? डिफरेंस कितने का है? 5/2 का। ये कितना है? ये कितना है? और दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 0, तो आंसर कितना आ गया? 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, और 16 प्लस 4 16 प्लस 9 25, 25 का रूट, और 5 प्लस 4, वाह रे वाह। और ये देखो सेट बैठ गया ना, देखो एसएचएम ऐसी पहचान है जैसी दिखा मैं साइन, ये वाले टर्म एसएचएम यार, ये छोड़ दे यार इसको, क्या ये पढ़ना? अच्छा ये भी हटा दो। अच्छा छोड़ो, क्यों हटा? अच्छा इसके बाद इस पे आते हैं। अच्छा चलो देखो, इसमें कुछ है नहीं। देखो इसमें ना बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, बहुत सारी मतलब बहुत सारी, पर हम लोग बस लिमिटेड ही चीजें पढ़ रहे हैं। क्या बोलो बोलो? नहीं है कि बोलते बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। जबरदस्ती समझते हो क्या? अगर मुझे एक ही चैप्टर पढ़ना तो मैं 1 महीना पढ़ाऊंगा, बार बार बोलूंगा कभी ऐसे कर लो, कभी ऐसे कर लो, कभी ऐसे कर लो। चलो देखो, पर जो सिलेबस में वाला थोड़ा देख लेते हैं। अरे वहां पे जैसे ऐड, अच्छा तुम्हें अगर ऐसा कुछ मिल जाएगा तो तुम तो पागल हो जाओगे। नहीं सॉल्व कर पाओगे। अबे 3 तो वेक्टर को जोड़ना है। अब एक और लिख दू तो 4 तो एक और लिख दो तो 5 तो क्या ही फर्क? वेक्टर अबे ऐसे नहीं आ रहा है, ऐसे तो ऐसे बना बना के कर लेना। चलो देखो 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 भैया, देखा जल्दी, यहाँ क्या लिखा देखो तो, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। फिर से लिख रहा हूं मैं इक्वेशन, देखो पहला लिखा x1 a1, हाँ ठीक है चलो साइन ओमेगा 1 t, ठीक है क्या? दूसरा लिख दिया मैंने x2 a2 साइन ओमेगा 2 t प्लस पाई लिख दिया ऐसा कुछ, ठीक है क्या? एक और लिख दिया x3 a3 साइन ओमेगा 3 t प्लस 90 लिखा मैंने मेरी बच्ची, ठीक है? देखो इसमें सवाल क्या आता है वो जरा देखना है ना। मन किया मेरा x4, मन किया मेरा अलग अलग, ठीक है? तुमको बच्चा ऐसे कुछ तुमको टकरा सकता है, इसलिए बता रहा हूं।
तुमसे ना इसमें जो सवाल बनते होते हैं जनरली, मान लो आपको दिया रहेगा इसका टाइम पीरियड T1 है, अरे इस इंडिविजुअल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है ना, तो बोलेगा हर एक इंडिविजुअल एसएचएम का इसका टाइम पीरियड T1, इसका टाइम पीरियड T2, इसका टाइम पीरियड T3, इसका टाइम पीरियड T4, इसका टाइम पीरियड T5 ऐसे दिया हुआ रहेगा। ठीक है क्या? टकराएगा तो वैसे चांसेस कम है, बट टकराएगा तो देख लेना जरा। तो अगर इस टाइप का मिलेगा और आपसे ऐसे पूछेगा, यार तुमने याद है 10वीं में 9वीं 10वीं में आज अपनी 8वीं 8वीं 7वीं 8वीं में एक सवाल हुआ करता था कि एक लड़का गोल गोल चक्कर लगा रहा है, इतना देर में चक्कर लगा रहा है, दूसरा लड़का इतना देर में चक्कर लग रहा है, तीसरा लड़का इतना देर में चक्कर लगा रहा है, तो बताओ कितने टाइम बाद तीनों या चारों एक ही जगह पर होंगे? याद है ऐसे कुछ सवाल पड़ा होगा मुझे। तो वहां क्या करते थे जब, क्या करते थे वहां, कुछ करते थे, कैसे निकालते थे? क्या तुम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ नामक चैप्टर अपनी बचपन में पढ़ा था? याद आया कुछ? ये 2 सेकंड में पूरा कर रहा है, वो 4 सेकंड में, कोई 6 सेकंड में, कोई 8 सेकंड में, तो कितने टाइम के बाद सब के सब एक ही जगह मीट करेंगे? तो क्या करते थे? एलसीएम। समझ गए क्या? तो यहाँ तुमसे अलग अलग क्वेश्चन दे दिया, टाइम पीरियड वगैरह दिया हुआ रहेगा, और जनरली आपसे ये पूछेगा कि भैया कितने टाइम के बाद तीनों की तीन, या 6 7 8 सब ऐसे जम कर रहे हैं, अपना 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 एक ही डायरेक्शन में रखा है, ओमेगा अलग, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेटा अलग अलग है, तो सब ऐसे ऐसे कर रहा है, तो कोई तो एक कुछ टाइम होगा ना जिस टाइम के बाद सब के सब एक ही जगह पहुंचे होंगे। समझ गए क्या? तो क्या करना, एलसीएम ऑफ किसका, T1 T2, जैसे मान लो मैंने कह दिया एक का टाइम पीरियड 2 था, एक का 3 था, एक का 5 था, तो कितने टाइम के बाद सब इकट्ठे हो जाएंगे? कितना, 2 तिया के बच्चे आता है ना इनसे, यही आएगा ना। 30 सेकेंड के बाद वो एक समय आएगा जब, हाँ अच्छा एक और लिख देता तो वैसे ही करते हैं ऐसे निकाल के। ठीक है, अब ये प्योर गणित है, तो बायो वाले तुम्हारे चांसेस बहुत कम होते हैं, बट तुम इधर उधर किताबें वगैरह पढ़ोगे तो शायद कभी टकरा जाए। और जेई वाला तुम्हारे में आता है और कायदे से आता है, तुम लोग गणित वाले हो ना, इसीलिए आता है। अब बारिश आंख बंद कर लेगा, नहीं अब क्या ही करना है। इन देखो इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसमें जनरली आपसे बोलेगा ना कि इक्वेशन ऑफ मोशन लिख के दिखाओ। कहां से कहां ऐसे तुम पढ़ाते पढ़ाते खोली, मोशन के इक्वेशन समझ में आ रहा है? और यहाँ परपेंडिकुलर है तो एक एक्स में होगा एक वाई में होगा, या एक एक्स में होगा एक जेड में होगा, अरे एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड इस टाइप का एक रिलेशन स्टेप। जब भी पूछा है इक्वेशन मतलब आपको एक्स और वाई में एक रिलेशन बनाना होता है, उसी को बोलते हैं। और कई बार वैसा रिलेशन बनवा के अब पूछेगा ग्राफ कौन सा है। ठीक है, एक है एडवांस का सवाल, इसमें है बट अपन कर सकते हैं, नहीं है शायद, नहीं शायद हटा दिया होगा मैंने, हटा दिया है। ठीक है देखो कैसे हैं सर आप, देखो इधर नहीं मैंने कहा ना, देखो यहाँ पे जो सवाल बनते हैं बच्चा, वो इक्वेशन ऑफ मोशन एक बनाना पड़ता है और उससे रिलेटेड ना अपन को ग्राफ दे देता है। ठीक, अब ग्राफ के लिए मैंने आप लोगों को काफी चीजें सिखा रखी है, जैसे यहाँ पे y और x के बीच में अगर एक इक्वेशन लिखोगे तो जाहिर सी बात है इक्वेशन तो आएगा ना यार, तो अब उस इक्वेशन का ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए ना यार। अब डिग्री 1 दिख रहा है तो स्ट्रेट लाइन टाइप का कुछ होगा, इनवर्सली वाला होगा तो ऐसा होगा, समझ में आ रहा है कहानी? तो वो आपको पहचानना पड़ेगा। तो ग्राफ बड़ा मस्त ऐसे बना था, है ना ठीक है, तो ऐसे ग्राफ अगर कोई इक्वेशन लिख के दे देगा तो हमसे नहीं बनेगा, तो हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसे वैल्यूज पुट करके चेक करते हैं। जैसे मान लो हमने देखा जब मैं x को 0 पुट कर रहा हूं तो 0 आ रहा है, और x इज इक्वल टू a पे 0 आ रहा है, तो दो जगह सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ग्राफ में एक ही ऐसा होगा जो जहां पे दो दो जगह पे 0 आ रहा होगा, तो चारों में से सुटेबल पे टिक मार देता है। तो इस तरह की भी बातें यहाँ पे आती है। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल से बताता हूँ, देखो अरे यार ये यो हनी सिंह देखे यार भाई प्लीज, तो ढूंढो यार एक दिन एकदम मतलब मार इसे कि निपट जाए, पांच बात नहीं बचना चाहिए। मतलब रोज रोज परेशान होते हो तुम लोग दोनों एक दूसरे, लेकिन बैठना एक ही जगह है। मतलब तुम लोग अपना इंटरनल फोर्स के चक्कर में हमारे लग जाएंगे एक्सटर्नल फोर्स को, है ना?
देखो इधर इन, देखो जैसे एक इक्वेशन लिखा मैंने, अरे सृष्टि तुम भी यही है, एस से नाम है लेकिन तुम्हारा ए से, अच्छा ये लास्ट क्लास है, अगर खत्म हो गया तो ठीक, और नहीं खत्म हुआ तो बाकी आप लोग थोड़ा अपने से पढ़ लेना, पहले बता देना। नहीं अब नहीं, अब अगली क्लास वेट करेगा। देखो वो तुच्छी सी बातें हैं यार, हम अपनी फ्रिक्वेंसी तुमसे मिला लेंगे तो वो रेजोनेंस कहला देगी, सब छोटी मोटी बात है, थोड़ा रीड करोगे तो आ जाएगा। देखो जल्दी देखो, जैसे मान लो बच्चा एक इक्वेशन लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू, ऐसे जन का इक्वेशन है, x इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, ठीक है, और एक मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी। तो ये वाला एसएचएम एक्स एक्सिस में हो रहा है, थोड़ा क्लियर है, एक्स लिखा तो एक्स में हो रहा होगा, और वाई लिख दिया तो वाई में हो रहा है ना। तो अब आपसे बोलेगा कि भैया ये एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं, तो जो नया इक्वेशन बनेगा, या फिर इसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन, नहीं स्टार्टिंग में लिखा था सुपरपोजिशन, एक वेव का दूसरे पे जाके बैठ जाना, मतलब जब से गिटार बजाया वो वेव बना, ड्रम बजाया ये वेव पे वैसे पड़ेंगे, तो दोनों जाके सुपर इम्पोज करे कुछ इस टाइप। छोड़ो वो सब, एक्स ऐसा वाई ऐसा, ठीक। तुम्हें इक्वेशन बनाना है जिसमें केवल क्या होना चाहिए, प्योर मैथ है, एक्स और वाई, एक ऐसा इक्वेशन बना के दिखाओ जिसमें केवल एक्स और वाई होना चाहिए। क्या करें दोनों के साथ, सिर्फ एक्स और वाई चाहिए, मतलब ये साइन वाले टर्म हट जाने चाहिए, क्या करो डिवाइड कर दो। अरे ये साइन वाइन वाला हटाना है, रिलेशन बनाना है, तो दोनों को डिवाइड करते क्या आ जाएगा बोलो, x बाई वाई इज इक्वल टू a1 बाई a2, तो समझे क्या, यही चलेगा। अब जैसे तो अपन क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू बोलो a2 बाई a1 इनटू x, कुछ समझ रहे हो क्या, बोलेगा सिस्टम का ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इसके लिए मोस्ट सुटेबल ग्राफ बताइए। सर भैया क्या बोल रहा है ये सब, एसएचएम में कहां से ग्राफ है, तो यहाँ से बना के क्या वाई और एक्स के बीच में रिलेशन, डिग्री कितनी है, ये कितना है, तो क्या ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ढूंढना पकड़ शुरू कर देंगे, एक्स जरूरत नहीं है तो वाई कितना आएगा, तो इतना समझ में है कि अब ओरिजिन से गुजर रहा होगा कुछ ऐसे करके कहानियां चलेंगी, ठीक है। तो तुम लोग से तो नहीं पूछेगा, नहीं पढ़ते, नहीं आना तो चाहिए ना, यहाँ तक पहुंचेगी तो शायद तुझे यहाँ तक का याद रहे, इसीलिए अच्छा जितना पढ़ के पूरा याद हो जाता है, नहीं शक्ल कुछ बोल रहा था तुम्हारा डराने वाला। देखो इधर, अच्छा इसका बताओ, ऐसे गेम टाइप चाहिए तो थोड़ा तो खेल ही सकते हैं, क्यों भाई, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, बोलो साइन कॉस को हटाना है, x और y के बीच में रिलेशन बताना है, जल्दी जल्दी बोलो यार, क्या करें, डिवाइड कर दें भैया, 10 मिल जाएगा, पहले कॉस को साइन, अबे गधो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, अबे दोनों को स्क्वायर कर दो और फिर ऐड कर दो, अरे भाई एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी वन हो जाएगा, क्या कुछ समझे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, देखो बायो तो बहुत इजी करा रहा हूँ, इतना तो आना चाहिए आपको, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कौन आ गया, अब बोल दिया होता आपसे कि इक्वेशन लिखा हुआ है और कहते भैया ग्राफ बताइए, सवाल में ऐसे दिया था ऐसे लेंगे दो इक्वेशन, तो इसमें से कौन सा ग्राफ है जो मतलब सुटेबल रहेगा, तो इसको पहचान पा रहे हो क्या, अरे गजब बवाल मचा दिए, ये पढ़ाए हैं शायद हमने कभी, अच्छा हम नहीं पढ़ाए थे, चलो हाँ बोलो, x इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, cos ओमेगा, बोलो वाह रे वाह, हाँ क्या बोले,
हाँ, फिर से दिमाग लगाओ, इस बार तो ये फंस रहा है ना, तो नीचे भेज दो x/a1 स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कुछ समझ में आया क्या? और इसको क्या कर दूं, y स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, खुश हो जाओ। अरे चलो, ये वन बन गया। तो ये सब पहली बार बता रहा हूं और यही आखिरी। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर, ये वन था, a2 इक्वल टू कितना आया? ये कौन है? ठीक है, x इज इक्वल टू a a1 cos नहीं साइन ओमेगा टी और y इज इक्वल टू a2 साइन 2 ओमेगा टी। नहीं बनेगा तो मन गढ़ंत सवाल है, गलत भी हो सकता है। चल इसको जल्दी निपटाते हैं। इसमें थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है? वैसे तो कॉमन सेंस है। मान लो ये आयुष का हाथ है, बेचारा सहमा हुआ, तो अगर ऐसे उठाया जाए फिर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? नहीं यार, एक टाइम तो आएगा जब बेचारा रुकेगा, है ना? तो इसको क्या कहते हैं? डैम्पिंग, ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब फ्रिक्शन और विस्कस फोर्स दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है? फ्रिक्शन में खास बात क्या होती थी? ठीक है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता था, और फोर्स बढ़ाते जाओ, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते कहां तक? लिमिटिंग तक। ऐसा था ना? उसके बाद एक बार ऑब्जेक्ट चल पड़ा तो कौन सा फ्रिक्शन हो जाएगा? काइनेटिक वाला। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या फिक्स होता था? अरे म्यू के फिक्स होता था, अरे म्यू के इनटू एनओसी। ये कौन सा है? अरे म्यू के इनटू एन होता था ना, म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक। यार एक बार अगर ये चल पड़ा, अभी पूरी जगह नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, और एक बार अगर चल पड़ा तो पूरे रास्ते पे सिर्फ क्या लगेगा? काइनेटिक, और वो फिक्स रहता है कितना? म्यू के इनटू, ठीक है? अब जैसे पहले ट्रेंड होता था, बड़े बाल इसलिए रखे जाते थे कि आप अपने बाल बड़े करें और बढ़िया करिश्मा ZMR उठाएं और समझ रहे हो क्या? तो बाल ऐसे पीछे और जैकेट का चेन ऐसे खोल, ऐसे बढ़िया मस्त। अब वो सब चला गया है। तो जब हम लोग छोटे थे तो वो वाला अच्छा लगता था, जब बड़े हुए तो ट्रेंड चला गया, इसलिए वापस से मैं बड़ा करूं ताकि उसको फॉलो करें। अब वापस आ जाओ। तो खास बात क्या थी? अगर मुझे अपनी जुल्फे लहरानी हो और कपड़े पीछे और जाए तो उसके लिए मुझे बाइक क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। तो करने पे ही क्यों ये होता है? आवाज आ रहा है, उड़ रहा है, खत्म, बड़ा, ठीक है? तो एक होता है बच्चों विस्कस फोर्स। कौन सा फोर्स? विस्कस। विस्कस फोर्स में खास बात अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो विस्कस फोर्स में खास बात क्या होती है कि जितना ज्यादा वेलोसिटी बढ़ेगा उतना ज्यादा उसके ऊपर फोर्स लगना शुरू होगा, उस ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन। आप ऐसे कर रहे नहीं फील हो रहा है, थोड़ा तेज कर तो फील होता है सरसराहट। कोई अगर तुम्हें छाकुन लेके छाकुन 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 घड़ी, तो नहीं, हमारे बिहार में छाकुन बोला जाता है। मार छकुनी, मार छकुनी। खान सर को नहीं देखा है? हाँ। चल, तो जो छक, अरे ठीक है, बेद बेद जो बोला बोलो। तो उस सुन लो, काम का एक पूरा चैप्टर चलेगा विस्कोसिटी पे, फिर वहां मुंह देखते रहना क्या बोल रहे हैं, दोबारा नहीं बताऊंगा। तो जब छकनी को अपन ऐसे धीरे से करते तो आवाज नहीं आता है, और ऐसे करके करो तो मस्त कुछ आता है कैसे? समझ गए क्या? तो विस्कस फोर्स में खास बात क्या होती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जितना तेज चलेगा ना, उसको तुम एयर रेजिस्टेंस नाम से जानते हो ना? एयर रेजिस्टेंस। तो तुम लोग फील करते हो कि वो फ्रिक्शनल फोर्स, एक तरह का फ्रिक्शनल फोर्स बोल सकते हो, उस सेंस में कि रगड़ पड़ने से डेवलप हो रहा है। तो विस्कस फोर्स को एक तरह से
अच्छा विस्कस फोर्स ना होता तो जरा सोचो, बादल कितना ऊपर है, बहुत ऊपर है, और धरती आंसर क्या होगा टाइम पीरियड का, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, म्यू। अरे छोड़ो, अब जरा सोचो, अच्छा ओले गिरते हैं ना भाई, चलो पानी छोड़ दो, ओले छोड़, ओले ले लो। तो ओले भैया जब आ रहे होंगे तो कितना, उसकी रफ्तार हर सेकंड कितनी बढ़ती है, 10, मतलब पहले सेकंड में रफ्तार अगर 10 थी, अरे बादल से बेचारा जब गिरा होगा तो पहले सेकंड में रफ्तार 10 हुई होगी, उसके अगले सेकंड में तो सोचो 100 मीटर के अंदर उसकी रफ्तार 100 की हो गई, नहीं होगी, कैसे नहीं होगी यार पागल, पहले सेकंड में 10 तो हाँ अच्छा उल्टा बोल दिया, माफ कर दो मुझे। तो 100 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद 100 की रफ्तार अचीव कर ली उसने, तो कितना ऊपर है हमको भी नहीं याद है, मान लो 80 किलोमीटर मान लेते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो कितना जबरदस्त रफ्तार से आता है छेदते हुए सब, पर ऐसा तो नहीं होता है। तो जैसे जैसे उसकी रफ्तार बढ़ती है वैसे वैसे, जिसको तुम एयर रेजिस्टेंस नाम से जानते हो ना, उसको क्या कहते हैं फिजिक्स में, विस्कस फोर्स। वो जैसे जैसे नीचे आएगा उसकी रफ्तार बढ़ेगी, और जैसे जैसे रफ्तार बढ़ेगा वैसे वैसे जो एयर प्रेजेंट है ना, उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाने लग पड़ेगा, विस्कस फोर्स। और वो विस्कस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होता है वो इंक्रीज करते जाएगा ऑब्जेक्ट जितना तेज चलेगा। समझ गए क्या, यही कारण है कि ओले से तुम्हारे सर में छेद नहीं होता है। समझ गए क्या, इंसान भी जब प्लेन प्लेन से गिरता है तो जैसे से नीचे आता है उसकी रफ्तार बढ़ रही होती है, लेकिन जितनी ज्यादा रफ्तार बढ़ेगी विस्कस फोर्स और ज्यादा, तो क्या ये फ्रिक्शन फोर्स है क्या, फ्रिक्शन फोर्स में क्या होता था, अरे वो फिक्स था ना, पर विस्कस फोर्स डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कितना तेजी से आ रहा है। समझ गए, इसीलिए जब बाइक तेज चलाते हैं तो लहरें जुल्फों को और पीछे लेके जाती और शर्ट को और पीछे, कौन है वो, विस्कस फोर्स। और ज्यादा तेज चला दो तो देखिए हो ना, चलो इसीलिए मेटेओरॉइड में आग लग जाता है गिरता है। हाँ अच्छा पढ़ता है, तो फालतू ये तो मैं ऐसे बोल रहा था चलो अब देखो यहाँ पे कहानी सुनो थोड़ा सा, बच्चा ये जैसे मीन पोजीशन है, देखो आज जितना हुआ हुआ उसके बाद ऐसे हम नहीं पढ़ाएंगे, खत्म, बाकी का टॉपिक आप खुद से पढ़िएगा, मेरा मन अब आ गया है इससे, तो हाँ भर गया है। तो कोई ऑब्जेक्ट बचवा, देखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट भाई साहब इस तरफ जा रहा होगा, इसकी रफ्तार इस तरफ है, मीन पोजीशन से वेलोसिटी इस तरफ है, तो इधर की तरफ कौन लगता है, रीस्टोरिंग, पहले रीस्टोरिंग तो बोलो, तो इस तरफ कौन लग रहा होगा, हाँ इस तरफ लग रहा होगा सर रीस्टोरिंग। कितना लिखते थे याद है कुछ ऐसे, माइनस के इस टाइप से लिखते थे, माइनस ना, देखो मैंने बहुत जगह सॉल्व किया होगा तो माइनस नहीं लिखा होगा, मैंने उसको भाव नहीं दिया है, देखिए डायरेक्शन है। हाँ कल इस पे भी डिबेट हुआ था, इसे कह रहे हैं कि टॉर्क का डायरेक्शन कब क्लॉकवाइज लेना है कब एंटी क्लॉकवाइज लेना है, हम कहे सर क्या जरूरत है, क्यों लेना है एंटी, और हमें तो इससे मतलब है ना सर, वेक्टर को जोड़ना है, मेरा मन करेगा हम इसको राइट बोलेंगे, मेरा मन करेगा लेफ्ट बोलेंगे, तो मेरे पे डिपेंड करता है नहीं डायरेक्शन। चलो देखो बड़ा मजा आता है कभी कभी, चलो देखो माइनस एक वेक्टर, हमारा मन होता है, ऐसा कहीं नहीं है किताबों में बोलते भाई ऐसे गया तो क्लॉकवाइज बोल दो, ऐसे गया तो एंटी क्लॉकवाइज, हमें तो जोड़ना ना तो वेक्टर को, तो हमारा जिसको प्लस है जिसको माइनस है, ठीक है ना। हाँ लेकिन ऐसा नहीं करना कि उसी सवाल में एक बार इसको प्लस लिया और दूसरी सवाल में एक बार इसको माइनस लिया, अरे जो एक बार बोल दो वो तुम्हारा हो गया, वही फॉलो करना। तो अब बताओ बच्चा, ये एम मास का पार्टिकल, देखना ध्यान से, एम मास का पार्टिकल जब इधर जा रहा होगा, अपने एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जब जा रहा होगा, तो सर इधर की तरफ कौन लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। और अभी हमने एक और चीज पढ़ी कि सर अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ क्या लगेगा, विस्कस फोर्स, तो इसको क्या लिखा हमने, फेसबुक, ठीक है अभी लिख दिया भाई विस्कस फोर्स। और ये भी किधर लग रहा है, पीछे, इन दोनों का डायरेक्शन में सेम लग रहा है क्या, अरे अंधे हो क्या यार, रीस्टोरिंग उधर जा रहा है ये भी उधर जा रहा है, ठीक है क्या, क्या ये फ्रिक्शन फोर्स है, नहीं, तो जरा देखना एफ पी इज इक्वल टू, ये लिखते हैं हम लोग
माइनस बी इंटू, सॉरी क्या लिख दिया यार, माइनस बी इंटू बी, विस्कस कांस्टेंट बोल दो इसको, एंड बी इज व्हाट, वेलोसिटी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी बढ़ेगी उतनी ज्यादा विस्कस फोर्स बढ़ता है, जितना वेलोसिटी जितना तेज, अगर ये फिनोमेना नहीं होता तुम समझ रहे हो कितना बवाल हो जाता, अरे कुछ भी गिरता नीचे गड्ढा, ऐसा नहीं होता है, वो जितना तेज जाएगा उतना बढ़िया विस्कस फोर्स डेवलप, ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, ठीक है। तो अब बताओ जरा इक्वेशन लिखे, अरे वापस ले जाने वाला, वापस ले जाने वाला कौन कौन है, अरे मीन क्वेश्चन में ले जाने वाला कौन कौन है बोलो, माइनस के एक्स, बोलो माइनस बी, यही है ना नेट फोर्स, और नेट फोर्स कर बोलो क्या होता है, ये भी नहीं पता है भैया फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो जरा देखो इसको वैसे लिखो, तो एम ए प्लस के एक्स प्लस बी वी, नहीं अच्छा नहीं लग रहा मुझे, प्लस बी वी प्लस के एक्स इज इक्वल टू, लिख दिए क्या, अब इसको जरा देखना तो शक्ल इसकी, ए प्लस बी बाई एम बी प्लस के बाई एम एक्स इज इक्वल टू, ठीक है क्या, इसको देखो तो और क्या लिख रहा हूं मैं, अच्छा तो तुम लोग जान गए हो कि क्या करने वाला हूं मैं, डी स्क्वायर एक्स डी टी एक्सिलरेशन डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस बी बाई एम डी एक्स बाई डी टी, दिख रहा है क्या, प्लस के बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये हमने एक एक्सप्रेशन निकाला है कब का, जब डैम ऑसिलेशन, डैम क्या लिखा है अंग्रेजी में, हाँ डैम सिंपल हार्मोनिक मोशन जब हो रहा होगा। अब चक्कर यार देखो, एक्सीडेंट की कहानी यहीं से शुरू हुई थी, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, यहीं से हमने न्यू रखा था और फिर हमने सारी कहानियां बनाई थी, पर इस इक्वेशन में देखो क्या हो रहा है, इसमें बच्चा देखो यहाँ x का डबल डेरिवेटिव है, 2 डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं इसको, हाईएस्ट डेरिवेटिव को ही डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है, यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री, और यहाँ अरे नॉर्मल एक्स लिखा हुआ है, ऐसे ये देखो अगर कभी टकरा जाएगा ना, मान लो ऐसा कुछ इक्वेशन कभी आपको दिखेगा लाइफ में, एसएसएम नामक कुछ मान लो कहीं टकरा गया, तो आप समझ जाना किसका लिखा हुआ इक्वेशन है, डैम सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन लिखा हुआ है, इसका सॉल्विंग हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है क्या भैया, हमारा फिजिक्स था फिर भी हमें मैथ थोड़ा पढ़ना पड़ता है ग्रेजुएशन में, है ना, तो वहां पे हमने थोड़ा पढ़ा था जो हमें याद नहीं है, तो तुम्हें भी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अच्छा अभी वही हो बेटा ऐसे, अब क्या हो रहा है जरा तुम खुद सोचो, पहले रीस्टोरिंग उसको लेके मतलब जब ये इधर जाता था तो रीस्टोरिंग वापस आना चाहता था, अब विस्कस क्या कर रहा है, खा रहा है ना यार उसको, और तो अब कैसा होगा, एनर्जी खा रहा है भैया, वो रीस्टोरिंग तो स्प्रिंग का था ना, जो वापस आते अपने अंदर क्या स्टोर कर देता है, पोटेंशियल, पोटेंशियल भी स्टोर कर लेता है ना, और विस्कस क्या कर रहा है, गर्माहट देके मेटेरोइड्स वगैरह गिरता है तो विस्कस क्या करता है, उसकी हीट की जो एनर्जी जनरेट होती है उसको स्टोर करके रख लेता है क्या, नहीं ना रखेगा यार, वो तो चला गया ना नेचर में, तो अब अगर एनर्जी लॉस हो रहा है तो ये वापस से बाहर नहीं पहुंच सकता है, इसीलिए तो ऐसे ऐसे ऐसे, समझ गए क्या, ठीक है एक बार चल थोड़ा सा हवा लगा, तो हम इसको जैसे बताने की जरूरत है, बट ये थोड़ा मैंने ऐसे ही बता दिया, ठीक है। तो अब सर जब सॉल्व ही नहीं होता है तो फिर तो आगे तो कहानी खत्म हो जाती है, बट मैं पर हमें इसका जो इक्वेशन वो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है, काहे का क्वेश्चन आता है इसलिए, ठीक है। तो देखो इसका इक्वेशन कैसे बनता है बच्चों, देखो x इज इक्वल टू ए एम्पलीट्यूड cos ओमेगा डैश इंटू टी, एक पहला कुछ कुछ याद करना पड़ेगा यहाँ पे, कॉमन सर्क्यूट कौन किए थे,
मुझे लग रहा है ऐसा बोलने वाले कि सर आप ले लीजिए, तो मैं जल्दी देखो, ये जो एम्पलीट्यूड आता बच्चा, ये टाइम डिपेंडेंट है यहाँ पे। क्यों? डैम्प्ड ऑसिलेशन है ना रे, पहले इतना था, समझ गए, कम होते जा रहा है। इस एपी का जो एक तो ये तो नॉर्मल हो गया ना, एसएचएम हो रहा है तो ऐसा इक्वेशन देगा, पर ये ए जो रहेगा टाइम डिपेंडेंट रहेगा, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। एपी इज इक्वल टू ए नॉट, जो शुरुआत में था, अरे जो सबसे पहला वाला था ना, पहला वाला, उसके बाद डिक्रीज होते जाएगा ना टाइम के साथ, तो इसीलिए मैंने टी लिख रखा, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट है। e टू दी पावर माइनस बी टी बाई 2, ये याद करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। ए टी ए नॉट ई माइनस बी टी बाई 2 एम। बी पहचान गए कौन है? कौन है? विस्कस का कौन सा दिया हुआ रहेगा सवाल में, ठीक है। टी बच्चा, अरे किसी टाइम टी पे मुझे निकालना होगा एम्पलीट्यूड, तो इस फॉर्मूला यूज कर सकते क्या? इनिशियल एम्पलीट्यूड अपन को दिया हुआ रहेगा, और इसको शायद तुम लोग सॉल्व करना जानते हो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करके सिंपलीफाई करके, तो टी का जो एक्सप्रेशन यहां से आएगा, क्या बच्चा? ये इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, दोनों अगर आपके पास थोड़ी मैथमेटिक्स अच्छी होगी तो शायद आप कर पाएंगे। लेकिन ए नॉट इधर गया, ए नॉट इधर गया, अरे इसको मैं A1 बोल दे रहा हूँ, इसको मैं A2, इनिशियल किसी ये पे, और ये A2, तो ये नीचे जाएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जिनको नहीं आता मैथ्स वो याद कर लो इसको, जिनको मैथ्स नहीं आता है वो बायो वाले याद कर लो, मैथ्स वाले मैथ्स सर से पढ़ लेना। अरे कुछ नीचे भेजा, नीचे भेजा, लॉग ई, लॉग बेस ई कितना होता है, बनो पढ़े हुए ऐसा यार। और ये dt बाई 2 में इधर आता, टाइम नेगेटिव में नहीं रहता, इसलिए टाइम को नेगेटिव में नहीं रख रहा है। अरे माइनस को इग्नोर इसलिए कर दिया क्योंकि नेगेटिव में, तो bt बाई 2m नीचे आता क्या? अरे bt बाई 2m, तो 2m ऊपर b नीचे जाता, ठीक है। मैथ्स वाले थोड़ा सा आप देख रहे हैं, बायो वाले यहां से बस कर लो। अरे वो वाले ए से ऊपर ए इज इक्वल टू ए टी टाइम डिपेंडेंट है, हाँ बी है, डी से वाला नॉट ए नॉट, एक चीज देख रहे हैं। अच्छा मैं तुम्हें एक सवाल का जवाब, बस खत्म हो गया बच्चा, हो गया ये, थोड़ा सा देख लेना, एक और है इसमें याद करने लायक, पर आप चाहो तो ना भी याद करो। अब बेटा अगर एम्पलीट्यूड निकल गया है, अगर मैं मान लो आपसे पूछूं कि ये ओमेगा डैश, ये ओमेगा डैश कितना होगा, क्या आपको ओमेगा वाला फॉर्मूला याद है क्या? क्या था? ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हर बार इक्वेशन में ऑफ एचएम में, अंडर रूट ऑफ के बाई एम, ये याद कर सकते हो। इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन है, रूट के बाई एम माइनस, और यहां क्या लिखा देखो, तो बी बाई 2m दिख रहा है क्या, इसका स्क्वायर कर दो, बी स्क्वायर बाई 4m, समझे क्या? टी के बगल वाला जो दिख रहा है तुम्हें, इसका स्क्वायर, मैंने याद रख के रिलेशन, देखो एक याद करोगे तो ये याद हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये कहां, ये आया कहां से, ये तो सॉल्व करेंगे तब ऐसा एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है, हम इस पे नहीं जा रहे हैं। इसीलिए मुझे याद किसको रखने से भला हो जाएगा हमारा इससे, तो थोड़ा सा लॉग का नॉलेज होगा तो टी निकाल लेंगे, और यहीं से रिलेट करके सर ओमेगा डैश याद था, ओमेगा याद था रूट के बाई एम, तो इस वाले में डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होगा, के बाई एम माइनस बी स्क्वायर, ये टी के बगल वाला बच्चा, बी स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है, क्या स्क्वायर करना बच्चा इसके बगल वाले का, ऐसे थोड़ा याद कर लेना, ठीक है। और वैसे आप चाहो तो देख भी सकते हो, एक बात बताओ, अगर विस्कस फोर्स एब्सेंट हो जैसा कि अब तक हो रहा था,
अब तक विस्कस फोर्स नहीं था ना यार, नॉर्मल जो हम लोग तब से ऐसे चंग करवा रहे थे, तो विस्कस फोर्स अगर नहीं होगा तो कांस्टेंट ऑफ विस्कस फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। तो अगर अपन यहाँ बी का वैल्यू 0 रख देंगे तो ओमेगा वही पुराना वाला है रूट के बाई एम, और ये क्या कहानी बस। बस ये लास्ट एक सवाल का आंसर दो। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारे सामने एक पेज पड़ा हुआ है, ठीक, तुम्हें मैं अस्त्र वस्त्र जो चाहो वो सब देने को तैयार हूं, बस कंडीशन ये है कि तुमको उसको खत्म करना है। पर कंडीशन उसको खत्म करना है, एकदम 0 पे लेकर आना है, पर कंडीशन ये है कि तुम हर बार उसका आधा कर सकते हो। तुम्हारे सामने एक पेपर पड़ा हुआ है, उस पेपर को तुम्हें खत्म करना है, खत्म मतलब 0 तक लेके जाना है, पर कंडीशन ये है कि तुम उसको केवल आधा कर सकते हो, हर बार आधा कर सकते हो। आधा समझते हो, हाफ कर सकते हो, हाफ कर सकते हो, हाफ कर सकते हो। तो बताओ कभी उसका अस्तित्व खत्म होगा? नहीं। क्यों क्यों नहीं होगा? खत्म होगा कि नहीं होगा ये बताओ। लास्ट में तो तुम आधा कर सकते हो, क्या उसका अस्तित्व कभी खत्म होगा? सोच के बताओ। होगा तो होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? क्या तुम हाँ बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो। करते करते 1 का हाफ करते जाते हो, कभी 0 आएगा? 1/2, 1/4, 1/16, कभी कभी होगा क्या? तुम्हें लग रहा है कि खत्म हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, चक्कर ये है, देखो हम चाहे तो ऐसे सवालों को फॉर्मूला लगा के और सॉल्व करते हैं, और हम चाहें तो बिना पेन चलाए आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चक्कर समझना क्या होता है, हमने कहा कि ये जो एस, देखो हम इसको क्या कह रहे हैं, डैम सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने कहा बच्चे शुरुआत में एम्पलीट्यूड ए था, ठीक है, और मैंने कहा कि ये ए से हो गया a/2, और उसको टाइम लगा है कितना, कोई टी टाइम, अब ये 2t टाइम हो सकता है, 100t भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये टाइम, समझ गए क्या? तो अब ये हाफ हुआ है ना, अब नेक्स्ट हाफ जब होगा ना, ये मतलब जब ये a/4 होगा तो भी, लेकिन ये टाइम कितना लेगा अभी भी, बात समझ में आ रही है? यही रूल है। अगर ये a/4 से a/4 का आधा कितना होगा, a/16, तो अभी भी ये टाइम कितना लेगा, माइनस से डिफरेंस नहीं है। का कहने का ये मतलब है कि जैसे मैं तुम्हें एक T इज इक्वल टू कुछ ऐसा आया था क्या, ln a1/a2, ऐसा आया था क्या? लिखा था ना अभी। अब मैंने कहा कि मान लो शुरुआत में एम्पलीट्यूड a1 था, बाद में एम्पलीट्यूड आधा हो गया, किसी t टाइम के बाद एम्पलीट्यूड आधा हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, a2 की वैल्यू कितनी लिख दोगे, a1/2, पहले का आधा हुआ तो a1/2 लिखोगे, तो a1 से a1 कटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा वैल्यू, ln2 आएगा, नहीं समझे? मैंने कहा कि वो मान लो, हमने कहा कि शुरुआत में वो a1/2 था, a1/2 था, अब मैंने कहा a1/2 का आधा हो गया, तो मतलब कितना हो जाएगा, a1/4। अब रेशियो निकालोगे तुम्हें फिर से 2 मिलेगा यार, ये a1/2 तो ये कितना, a1/4, a1 का, और 2 का 4, फिर से 2 आएगा क्या? तो तुम ऐसा देख लो क्या कि सर इसका जो फ्रैक्शन में चेंज आ रहा है उसको टाइम से कोई लेना देना ही नहीं है, बार बार आपको क्या मिल रहा है, ln2 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 ln, ऊंची बातें बड़ी बातें, नहीं समझे? टाइम जो है बच्चा, देख एम्पलीट्यूड मैंने कहा पहले ए था, तो आधा, चलो आधा ही छोड़ दो, मैंने कहा एम्पलीट्यूड ए था, ठीक, मैंने कहा कि टी टाइम के बाद कितने, ये टी टाइम कुछ भी हो सकता है, कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है, पर अगर वो आधा इतने टाइम में हुआ है ना, तो बचे हुए का फिर से आधा वो उतने ही टाइम में होता है, बचे हुए का फिर से आधा उतने ही टाइम, बचे हुए फिर से आधा उतने ही टाइम, फिक्स रहता है। कैसे मैं प्रूव कर दे रहा, जैसे मैंने कहा कि मान लो ए से वो हुआ बच्चा a/3 हुआ ना, तो अब मैंने कहा अगर a से a/3 हो तो तुम जब सॉल्व करने जाओगे वो t वाला फॉर्मूला, t वाला, तो a1/a2 लिखा क्या, तो जब a2 को करोगे तुम कितना, a1/3, तो आंसर कितना आएगा, ln3 आएगा। मैंने कहा a/3 से वो फिर आधा, 1/3, फिर से आधा नहीं, 1/3 चलो,
तो a बाई 3 का 1/3 कितना हो जाएगा, a बाई 9 होगा, लेकिन टाइम अभी भी कितना आएगा, ln 3 ही आएगा ना। कैसे, अरे पहले a1 बाई 3, a बाई 3 बाद में कितना होगा, a बाई 9, काटोगे तो फिर से कितना आ जाएगा। समझे क्या, टाइम इंडिपेंडेंट दिख रहा है क्या, टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है। आंसर बोलो इसका, आंसर बोलो। When an oscillator completes 100 oscillation, its amplitude reduced to 1/3 reduce हुआ ना, कब, अरे टाइम उसको मानो कोई भी टी टाइम लगा होगा, तो अगली बार फिर से कितना रिड्यूस होगा, 1/3 से फिर से 1/3 ना, तो कितना आ जाएगा, और नहीं, और नहीं, अरे और नहीं, तो आप गरीबों वाला मेथड कर सकते हो। अगली बार फिर का क्या था, 2m बाई, और टाइम कुछ फिक्स कर लेते हैं, टाइम फिक्स रहेगा, टाइम में कोई दिक्कत नहीं है। ये कट्टा कट्टा पहले वाले में कितना बोला है एम्पलीट्यूड, एक जगह कितना बोला, अच्छा ये वाले से नहीं बना, इससे बना, इससे बना, क्या लिख रहा हूँ, a इज इक्वल टू a नॉट e टू द पावर माइनस हाँ माइनस b t बाई 2m, दिख रहेगा, a नॉट बाई 3 पहला a नॉट, और बाद का एम्पलीट्यूड पूछा नहीं डैश, तो ऐसे करके फिर डिवाइड, तो अपने आप कितना आ जाएगा, या तो ऐसे कर लो, टाइम से परेशानी होना है, अरे टाइम फिक्स ही रहता है, फिक्स ही रहता है, फिक्स ही रहता है, ठीक है क्या, तो आप चाहो तो डायरेक्ट निपटा सकते हो, जिनको आया ठीक है, नहीं आया तो थोड़ा सा सोचना घर जाके तो हो जाएगा। ये सब तो दो कौड़ी के सवाल है, आंसर बोलो कैसे जल्दी बोलो बेटा, ये पहचाना सा लग रहा है क्या, ये किसका इक्वेशन लिखा हुआ है, डैम्प्ड ऑसिलेशन, कैसे पहचानना है, यही तो कला है। तो बताओ ई के बगल वाले को क्या बोलते थे, अभी तो आया था ना, माइनस बी टी बाई 2m, हाँ अरे यार ई के ऊपर यही था ना माइनस बी टी बाई 2, मतलब बी बाई 2m कितना दिया हुआ है 0.1, तो 2m बाई बी कितना दिया हुआ है, अरे 10 दिया हुआ है ना यार। तो फॉर्मूला क्या क्या पूछा है, टाइम, क्या होता है टाइम का फॉर्मूला, 2m बाई बी एल एन a1 बाई, बच्चा बोलो कितना हुआ एम्पलीट्यूड, देखो तो कुछ बोला है क्या, आप टेंशन नहीं करना, कितना a2 की जगह कितना, कितना आ रहा है ln 2 की वैल्यू पहले भी मैंने एक बार लिखवाई है, 10 करा कितना है, समझ गए क्या, बस ये लास्ट, ये तुम्हारा होमवर्क, जल्दी से सुनो। फोर्स ऑसिलेशन क्या होता है, मैं वैसे ही बता देता हूँ, जैसे सिंपल सी भाषा में हम क्या चाहते हैं, अच्छा चलो छोड़ो, तुम अपनी जिंदगी के डिसीजन खुद लेते हो, कोई है ऐसा यहाँ पे, कोई नहीं है ऐसा, क्या पेन है, पेन है, पेन खत्म आदमी है। तुम क्या अपने जीवन के सारे डिसीजन ले पाते हो कभी खुद से, छत मार के क्या करना पड़ता है, जो घर वाले बोलेंगे, और नहीं बोलेंगे, बोलेंगे खाना अपना देख लो, तो तुम्हारी कुछ अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है क्या, तो होती तो है, हमारे इरादे, हमारे इमोशंस सबके होते हैं भाई, तो तुम्हारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो है ना, पर बाबूजी का या मतलब हमारे फैमिली मेंबर जो भी हैं, लेकिन वो हमेशा क्या करने वाले हैं, हमारे अपने हिसाब से चलाएंगे भाई, तो तुम किससे किसके धुन पे नाचोगे, अपने या घर वालों के, उसी को क्या, तो मतलब घर वालों ने क्या किया तुम पे, तो इसी को क्या कहते हैं, दूसरा आ जाओ, थोड़ा रीड कर लेना है ना, फाइनल इंप्रेशन लिखा होगा थोड़ी बातें बात, हाँ दूसरे इमोशन की बात, अब हम आपस में घर वालों का तो हो गया, तुम्हारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी
अरे है ना मेरे सामने, तो घर वालों को तो मजबूरी, खाना नहीं देंगे। हमें मामला ऐसा थोड़ी है। हम मान लो ज्यादा ही बोलेंगे कल से क्लास में मत आना, तो घर पे जाके फोन करवा दोगे, डॉक्टर से फोन करके बोलेंगे आपको लेना पड़ेगा क्लास, तो मजबूरी है। ज्यादा बहुत बोरिंग तरीके से हाँ। आगे चलो, तो अब तो बस खत्म करते हैं। तो अब ऐसा तुम्हारी, अरे बोलो भाई नेचुरल। अब अगर मैं चाहता हूं कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, अच्छा किसी को झूला झुलाया हो कभी? अरे कब झुलाया? अच्छा नानी क्या, कैसे झुलाया? ऐसे करके। उसमें खास बात क्या होता है? हाँ अरे यार, तुमने एक बार ऐसे झुलाया, फोर्स लगाया, और जब वो वापस आता है तो कोई रिदम बनाने की कोशिश करते क्या? एक ही बार में लेके नहीं कर जाते हो, कैसे करते हैं? आया, ठीक है, फिर आया, तो तुम क्या कर रहे हो? वो जो झूलने का, अरे झूला ऐसे लटका तो नेचुरल वैसे ऐसे मान लो तुम आए तो बेचारा जो भी बैठा था या बैठी थी वो बेचारा ऐसे ऐसे कर रहा था, तुम चाह रहे थे कि बहुत बढ़िया हो जाए, समझ गए क्या? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब यार बेचारा ऐसे इस मान लो मेन पोजीशन से इधर की तरफ ऐसे आ रहा है, और तुम अभी ऐसे करके रिदम बनेगा क्या? कैसे बनता? वो ऐसे जा रहा हो, अब तुम मान लो ज्यादा तेज से भी ले जाओगे तो भी मजा नहीं आएगा, उसके रिदम में मैच करके ले जाओगे तो, समझ गए क्या? तो तुम अगर, और उसी जैसे अभी तुम लोग हमारी फ्रिक्वेंसी से मैच कर रहे हो, तो तुम्हारे आवाज का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, समझ गए? तो अगर हम हमारी फ्रिक्वेंसी तुम्हारी फ्रिक्वेंसी से मैच करके आ गए तो एम्पलीट्यूड, तो इस फ्रीक्वेंसी को क्या कहेंगे? रेसो। इसी इसी को क्या कहते हैं? रेजो। समझ गए? तो जो एम्पलीट्यूड आएगा अब, ये उसको मिटा दो। कुछ समझे क्या? थोड़ा रीड कर, नहीं आते थोड़ा सा रीड कर। हाँ? किताब है क्या आपके पास? अरे किताब है ना, थोड़ा रीड कर लेना। तो हमारा एसएचएम समाप्त। तो कल हम लोग करेंगे छुट्टी, कल करेंगे छुट्टी और परसों से स्टार्ट करेंगे वेव, ठीक है क्या?